डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर दुनिया की भू राजनीति के उस कोने को हिला देने वाले बयान दे चुके हैं जिसे अब तक बर्फ, शांति और दूर दराज की रणनीति का इलाका माना जाता था। ग्रीनलैंड, वही ग्रीनलैंड जिसे ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में खरीदने की बात कह चुके थे और जिसे तब दुनिया ने एक सनक, एक मजाक या एक असफल सौदेबाजी के रूप में लिया था। लेकिन अब 2026 की शुरुआत में ट्रंप के शब्दों का लहजा बदल चुका है। अब यह केवल आर्थिक या कूटनीतिक प्रस्ताव नहीं बल्कि कठिन रास्तों की धमकी भी है। यही वजह है कि सवाल केवल यह नहीं है कि ट्रंप ग्रीनलैंड क्यों चाहते हैं, बल्कि ये भी है कि अमेरिका के पास वास्तव में क्या क्या विकल्प हैं और अगर हालात बिगड़े तो क्या यूरोपीय देश युद्ध में कूदेंगे। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका के बेहद करीब है, लेकिन डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है। यहाँ की आबादी बहुत कम है लेकिन इसका रणनीतिक महत्व बेहद बड़ा है। आर्कटिक क्षेत्र में स्थित यह द्वीप उस इलाके का हिस्सा है जहाँ भविष्य की वैश्विक राजनीति आकार ले रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ पिघल रही है, नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं और खनिज संसाधनों तक पहुंच आसान होती जा रही है। दुर्लभ खनिज, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, तेल और गैस की संभावनाएं और सबसे बढ़कर रूस और चीन की बढ़ती मौजूदगी, ये सब ग्रीनलैंड को 21वीं सदी की महाशक्ति राजनीति का अहम मोहरा बनाते हैं। ट्रंप का तर्क यही है। उनके अनुसार अगर अमेरिका ग्रीनलैंड में अपनी पकड़ मजबूत नहीं करता तो रूस और चीन वहां अपना प्रभाव बढ़ा देंगे। रूस पहले ही आर्कटिक क्षेत्र में सैन्य ठिकाने मजबूत कर चुका है। चीन खुद को नियर आर्कटिक स्टेट कहता है और उसने ग्रीनलैंड में निवेश, रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स में रुचि दिखाई है। ट्रंप इसी डर को भुनाते हैं और कहते हैं कि यह अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। लेकिन सवाल ये है कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर किसी दूसरे देश या स्वायत्त क्षेत्र पर दबाव बनाया जा सकता है? डेनमार्क और ग्रीनलैंड का जवाब साफ है, नहीं। ग्रीनलैंड की अपनी सरकार है, अपनी संसद है और वहां के लोग अपने भविष्य को लेकर बेहद संवेदनशील हैं। वे डेनमार्क से धीरे धीरे और अधिक स्वायत्तता चाहते हैं, यहाँ तक कि स्वतंत्रता की भी बात होती है। लेकिन अमेरिका में विलय का विचार वहां लगभग ना के बराबर समर्थन पाता है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने ट्रंप की हालिया टिप्पणियों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और साफ कहा है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ संपत्ति नहीं है, ना ही किसी धमकी से उसका भविष्य तय किया जा सकता है। यूरोपीय संघ के कई नेताओं ने भी डेनमार्क के समर्थन में आवाज उठाई है। यहाँ से मामला केवल अमेरिका बनाम ग्रीनलैंड या डेनमार्क नहीं रहता बल्कि नाटो और पूरे पश्चिमी सुरक्षा ढांचे तक पहुंच जाता है। डेनमार्क नाटो का सदस्य है, अमेरिका भी नाटो का सबसे ताकतवर सदस्य है। अगर अमेरिका किसी तरह की सैन्य या जबरदस्ती वाली कार्रवाई करता है तो वह तकनीकी रूप से नाटो के ही एक सदस्य के खिलाफ कदम होगा। कई यूरोपीय नेताओं ने साफ चेतावनी दी है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिकी सैन्य कब्जा नाटो के अंत जैसा होगा। यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि उस डर की अभिव्यक्ति है कि अगर गठबंधन के भीतर ही भरोसा टूट गया तो रूस और चीन जैसे प्रतिद्वंदियों को खुला मैदान मिल जाएगा। अब सवाल उठता है कि अमेरिका के पास वास्तव में क्या क्या विकल्प है। पहला और सबसे व्यवहारिक विकल्प है कूटनीति। अमेरिका पहले से ही ग्रीनलैंड में सैन्य मौजूदगी रखता है। थुले एयरवेस, जिसे अब तक पेटुफिक स्पेस बेस कहा जाता है, अमेरिका के मिसाइल डिफेंस और स्पेस निगरानी नेटवर्क का अहम हिस्सा है। अमेरिका डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ मिलकर अपनी मौजूदगी को और मजबूत कर सकता है, निवेश बढ़ा सकता है, सुरक्षा सहयोग गहरा कर सकता है। यह वह रास्ता है जो टकराव के बजाय साझेदारी पर आधारित है। दूसरा विकल्प आर्थिक और रणनीतिक सौदों का है। अमेरिका ग्रीनलैंड को इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीक में निवेश का लालच दे सकता है। चीन भी यही करता रहा है, निवेश के जरिए प्रभाव बढ़ाना। फर्क बस इतना है कि अमेरिका इसे खुले सुरक्षा सहयोग और नाटो ढांचे के भीतर कर सकता है। यह विकल्प ना तो अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ता है और ना ही यूरोप को नाराज करता है। तीसरा विकल्प राजनीतिक दबाव का है, जिसमें अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह तर्क दे सकता है कि आर्कटिक की सुरक्षा सामूहिक जिम्मेदारी है और ग्रीनलैंड इसमें केंद्रीय भूमिका निभाता है। लेकिन यहाँ भी अमेरिका को डेनमार्क और यूरोपीय के साथ मिलकर चलना होगा। एक तरफा दबाव उल्टा पड़ सकता है। चौथा और सबसे विवादास्पद विकल्प है सैन्य दबाव या जबरदस्ती। ट्रंप के कुछ बयान इसी ओर इशारा करते हैं। हालांकि अमेरिकी प्रशासन के भीतर भी यह समझ है कि यह रास्ता बेहद खतरनाक है। सैन्य कब्जा न केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा बल्कि अमेरिका की वैश्विक साख को भी भारी नुकसान पहुंचाएगा। यूरोपीय देशों की प्रतिक्रिया भी केवल कूटनीतिक विरोध तक सीमित नहीं रहेगी। आर्थिक प्रतिबंध, नाटो के भीतर संकट और यहाँ तक कि सुरक्षा टकराव की भी स्थिति बन सकती है। अब दोस्तों सवाल उठता है कि आखिर यूरोपीय देश क्या करेंगे। यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि अब तक यूरोप अक्सर अमेरिका के नेतृत्व का अनुसरण करता रहा, लेकिन ग्रीनलैंड के मामले में तस्वीर अलग है। ये सीधे यूरोप की संप्रभुता और सुरक्षा से जुड़ा मामला है।
डेनमार्क अकेला नहीं है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों ने संकेत दिए हैं कि वे डेनमार्क के साथ खड़े रहेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि यूरोप तुरंत युद्ध में कूद जाएगा, लेकिन अगर अमेरिका ने सैन्य रास्ता चुना तो जवाब केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा। यह पूरा विवाद यह भी दिखाता है कि दुनिया किस ओर बढ़ रही है। आर्कटिक अब केवल बर्फ का इलाका नहीं रहा, यह भविष्य की व्यापारिक राहों, ऊर्जा संसाधनों और सैन्य रणनीति का केंद्र बन रहा है। रूस ने आर्कटिक में अपने सैन्य ठिकाने मजबूत किए हैं। चीन वहां वैज्ञानिक रिसर्च और निवेश के जरिए मौजूदगी बढ़ा रहा है। अमेरिका खुद को पीछे नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस प्रतिस्पर्धा का जवाब धमकी और जबरदस्ती से दिया जाएगा या सहयोग और कूटनीति से। ट्रंप की राजनीति हमेशा दबाव बनाने, सौदेबाजी को चरम तक ले जाने और फिर आखिरी पल में समझौता करने की रही है। ग्रीनलैंड के मामले में भी कई विश्लेषक मानते हैं कि यह बयानबाजी असल में एक रणनीतिक दबाव है, ताकि डेनमार्क और ग्रीनलैंड अमेरिका के साथ और गहरा सुरक्षा सहयोग करें और चीन को दूर रखें। लेकिन समस्या ये है कि ऐसे बयान यूरोप में अविश्वास पैदा करते हैं। जब अमेरिका का राष्ट्रपति कठिन विकल्पों की बात करता है तो यूरोप को यह डर सताने लगता है कि कहीं अमेरिका अपने ही सहयोगियों के खिलाफ तो खड़ा नहीं हो जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम का एक और बड़ा पहलू है ग्रीनलैंड के लोगों की आवाज। अक्सर बड़ी शक्तियों की राजनीति में स्थानीय आबादी की इच्छा दब जाती है। ग्रीनलैंड के लोग अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और भविष्य को लेकर बेहद सजग हैं। वे ना तो चीन का मोहरा बनना चाहते हैं और ना ही अमेरिका का। वे चाहते हैं कि उनकी भूमि का इस्तेमाल उनकी सहमति से हो, ना कि वैश्विक शक्ति संघर्ष का अखाड़ा बनकर। ग्रीनलैंड पर ट्रंप की गीदड़ भभकी दुनिया को यह याद दिलाती है कि शीत युद्ध के बाद जिस स्थिरता की बात की जाती थी वह अब टूट रही है। गठबंधन भी स्थायी नहीं है और हितों के टकराव में दोस्ती की परीक्षा होती है। अमेरिका के पास विकल्प है, लेकिन हर विकल्प की कीमत है। कूटनीति सबसे सस्ता और सुरक्षित रास्ता है, जबरदस्ती सबसे महंगा और खतरनाक। यूरोपीय देश युद्ध नहीं चाहते, लेकिन वे अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से समझौता भी नहीं करेंगे। इसीलिए फिलहाल दुनिया युद्ध की ओर नहीं बढ़ रही है, लेकिन तनाव वास्तविक है। ग्रीनलैंड एक प्रतीक बन चुका है उस बदलती दुनिया का, जहां बर्फ के नीचे दबे संसाधन और रणनीतिक बड़े संघर्षों की आहट दे रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि ट्रंप क्या कहते हैं, बल्कि यह है कि अमेरिका आखिरकार कौन सा रास्ता चुनता है।